Hi everyone, welcome to Birsas Academy. So in this lesson we are going to see the national parks of India. So why we covering this portion national parks? Because if you look the UPSC and many more state pieces examination or you can other government competitive examination. So in all government competitive examination, national parks under the environment and ecology one of the hot topics. So that is why we are going to cover this under the environment and ecology. So in this lecture, we are going to cover the national parks of Andaman and Nicobar. And in the upcoming lectures, we are going to cover the national parks of other state. So we are dealing the national parks in a state wise. So you can this lecture is presented by me, Manish Chaudhary, and you can subscribe our channel Birsas Academy to make your preparation for UPSC, JPSC, and many more state pieces examination. So let us start this lecture. सो नाउ वी विल सी कि नेशनल पार्क ऑफ इंडिया में नेशनल पार्क्स बेसिकली होते क्या, ठीक है. सो नेशनल पार्क्स इन इंडिया बेसिकली कैटेगराइज अंडर द कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ IUCN, ठीक है. सो IUCN क्या है? सो IUCN बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसका मेन एम होता है प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ये एक बुक पब्लिश करती है जिसको बोलते हैं रेड डाटा बुक, ठीक है. सो रेड डाटा बुक में जो ये कंजर्वेशन स्टेटस प्रोवाइड कराती है फॉर द फ्लोरा एंड फोना. सो बहुत सारे जो फ्लोरा एंड फोना उसके जो क्या कंजर्वेशन स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वनरेबल है, ठीक है. उसके जो भी इकोलॉजिकल जो स्टेटस होंगे उसको ये रेड डाटा बुक में ये पब्लिश करती है, ठीक है. सो IUCN नेशनल पार्क बेसिकली एक कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरियाज है. फिर हम लोग को समझना कि ये प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं. प्रोटेक्टेड एरियाज बेसिकली वो एरियाज होते हैं जिसको कंजर्व किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है. सो बहुत सारे एरियाज हैं जैसे नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व है, कम्युनिटी रिजर्व है. सो ये सभी एरियाज हैं, ठीक है. उनसे भी एरिया एज अ प्रोटेक्टेड एरियाज काम करते हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है. क्योंकि बहुत सारे जो फ्लोरा एंड फोना होते हैं वो क्या होते हैं कि एक ही जगह में मिलते हैं, उसको एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं. अगर ये स्पीसीज अगर यहाँ से थ्रेट हो गए और इनका एक्सटिंक्ट हो गया तो ये हो सकता है कि जो इस पे जो डिपेंडेंट अदर भी फूड चेन में जो अदर जो भी इस स्पीसीज में जो अपने एनर्जी के लिए अपने जो फूड चेन के लिए जो डिपेंडेंट होते हैं वो भी एक्सटिंक्ट कर जाए, और इससे क्या होगा कि हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बहुत ही लॉस होता है, ठीक है. सो इंडिया की जो फर्स्ट नेशनल पार्क थी वो इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में, जिसको हम लोग बोलते हैं हैली नेशनल पार्क. और ये अभी प्रेजेंट डे में हम लोग इसको बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड है उत्तराखंड में. और 1970 तक इंडिया में केवल 5 नेशनल पार्क्स थे, और 1972 में इंडिया ने एक एक्ट पास करा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. सो 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इन्होंने पास करा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है. वाइल्ड लाइफ जितनी भी फ्लोरा एंड फोना है जो इंडिया में पाए जाते हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास करा. फिर हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च करा जिसमें हम लोगों ने टाइगर के कंजर्वेशन पे काम करा था. इंदिरा गांधी के समय में ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, ठीक है. और फिर बहुत सारे जो हम लोगों ने कंजर्वेशन स्टेप्स लिए थे, ठीक है. सो अभी अगर प्रेजेंट डे में आप अगर देखोगे तो इंडिया में 104 एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क्स हैं जो कि कवर करते हैं लगभग 1.33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है. सो अगर इंडिया का अगर देखोगे तो इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है वो लगभग 2.3% है वर्ल्ड का, जो जितनी भी जोग्राफिकल एरिया है. लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूट करता है 8% ऑफ द वर्ल्ड वाइड बायोडाइवर्सिटी. सो वर्ल्ड में जितनी भी बायोडाइवर्सिटी मिलती है उसका 8% इंडिया में मिलता है, और इंडिया जोग्राफिकली 2.3% कॉन्स्टिट्यूट करता है जोग्राफिकली ऑफ द लैंड जो कि वर्ल्ड वाइड पाई जाती है. और अगर नेशनल पार्क्स अगर इंडिया में देखोगे तो वो है लगभग 1.33% जोग्राफिकल एरिया, और ये बहुत सारा कंजर्वेशन के लिए हेल्प करती है. और ये जो डाटा है वो कहाँ से आया है? नेशनल वाइल्ड लाइफ डाटाबेस जो कि दिसंबर 2020 का है. सो नाउ वी विल सी कि डेफिनेशन वाइज नेशनल पार्क, अगर कोई एरिया को हम लोग नेशनल पार्क्स बोलते हैं तो उसका डेफिनेशन क्या होता है. सो ये जो डेफिनेशन मैं बोलूँगा वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का डेफिनेशन है. सो अकॉर्डिंग टू इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नेशनल पार्क इज एन एरिया whether located in the sanctuary or not can be notified by the state government
to be constituted as a national park by the reason of its ecological, faunal, floral, geomorphological, जियोलॉजिकल एसोसिएशन और इम्पोर्टेंस, ठीक है। सो कोई भी एरिया है अगर उसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, उसका फ्लोरा फोना जियोमॉर्फोलॉजिकल और जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, तो उसको ये स्टेट गवर्नमेंट है नोटिफाई कर सकती है कि सेंटर को ये रिकमेंड कर सकती है कि आप इस एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दो। फिर सेंटर इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो नेशनल पार्क्स होती हैं ये बेसिकली ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, ठीक है। सो आप अगर देखोगे तो इसमें जो ये बोला गया है कि इट कैन बी लोकेटेड विद इन द सेंचुरी और नॉट। सो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अगर कोई एरिया उसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अगर पार्ट हो तभी उस एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी एरिया हो उसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, फ्लोरा एंड फोना इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए उसका इंपॉर्टेंस है, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि इसको नेशनल पार्क एज डिक्लेयर कर दो, ठीक है। सो ये डेफिनेशन है। और इनका पर्पस देखोगे तो फॉर द प्रोटेक्टिंग एंड प्रोपेगेटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ देयर इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। सो प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना वाइल्ड लाइफ जो भी है एनवायरनमेंट को, ये इसका एम है नेशनल पार्क्स का। सो नेशनल पार्क्स में हम देखेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ तुम्हारा अलाउड होते हैं। अगर नेशनल पार्क्स का आप अगर एक ब्रॉडर पिक्चर में देखोगे तो अगर मैप वाइज देखोगे तो नेशनल पार्क्स बेसिकली एक बहुत सारे 3 एरिया में डिवाइडेड होता है, जिसको पहले बोलते हैं, पहला होता है कोर एरिया, ठीक है, फिर उसके बाद में आता है बफर जोन, फिर तीसरा आता है ट्रांजिशन जोन। सो ये जो होता है नेशनल पार्क्स वो 3 एरियाज में डिवाइडेड होता है, ट्रांजिशन एरिया, बफर जोन एंड कोर एरिया। तो कोर एरिया में क्या होता है कि बहुत सारे एक्टिविटीज़, कोई भी एक्टिविटीज़ बहुत जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होती हैं। यहाँ केवल मॉनिटरिंग हो गई, जैसे वाइल्ड लाइफ क्या मॉनिटरिंग कर सकते हैं, यहाँ रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन और भी अदर एक्टिविटीज़ यहाँ मतलब अलाउड नहीं होती है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा बफर जोन। बफर जोन में तुम्हारा बहुत सारे एक्टिविटीज़ तो होता है वो अलाउड होती है, जिसमें जैसे टूरिज्म हो गया, रिक्रिएशन हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, रिसर्च हो गया, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हो गया इन द वाइल्ड लाइफ, ठीक है। सो ये सभी एक्टिविटीज़ यहाँ प्रमोटेड होती है। और फिर तुम्हें ट्रांजिशन एरिया, ट्रांजिशन एरिया में बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो दिस बफर जोन इज बेसिकली ट्राई टू एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द कोर एंड ट्रांजिशन एरिया। तो ट्रांजिशन एरियाज में जैसे ह्यूमन सेटलमेंट हो सकती है, ठीक है, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रोड है और भी एक्टिविटीज़ है वो अलाउड होती हैं ट्रांजिशन एरिया। सो बफर जोन है जो इसको इंश्योर करना होता है कि ये जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं ये कोर एरिया में नहीं पहुँचे, ठीक है। सो बफर जोन बेसिकली एक्ट एज अ शील्ड टू द कोर एरियाज, और ये इंश्योर करती है कि कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वो कोर एरियाज में नहीं पहुँचे और कोर एरिया प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। सो ये 3 एरियाज में जैसे ट्रांजिशन एरिया, बफर जोन एंड कोर एरिया, इस तरह के एरियाज में नेशनल पार्क्स को डिवाइडेड किया जाता है, ठीक है। सो नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड इनसाइड द नेशनल पार्क्स एक्सेप्ट फॉर द वंस परमिटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट अंडर द कंडीशन गिवन बाय द चैप्टर 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सो अंडर द चैप्टर 4 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सर्टेन एक्टिविटीज़ है वो अलाउड है अंडर दिस एरियाज ऑफ नेशनल पार्क्स, ठीक है। और ये कौन अलाउ कर सकते हैं? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस है उसके जो ऑफिसर्स होते हैं वो इसके पार्ट होते हैं। सो नाउ वी विल सी कि प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होता है, ठीक है। सो नाउ वी विल सी प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होता है, ठीक है। सो प्रोटेक्टेड एरियाज ऐसा सेड की एरियाज होते हैं जो कि कंजर्वेशन फॉर द बायोडाइवर्सिटी बनाए जाते हैं, और ये प्रोटेक्टेड एरियाज वेरियस टाइप्स होते हैं, जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, रिजर्व फॉरेस्ट है, कंजर्वेशन रिजर्व है, मराइन रिजर्व है, ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सभी एरियाज प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं। और वन थिंग है मिसिंग यहाँ सीक्रेट ग्रुप्स, सेक्रेट ग्रुप्स भी बनाए जाते हैं बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ में। आप अगर देखोगे जैसे बहुत सारे झारखंड में अगर आप देखो तो सरूल बनाया जाता है, ठीक है, और भी आप अगर नॉर्थ ईस्ट के अगर स्टेट्स में अगर देखोगे तो यहाँ भी बहुत सारे जो लोकल जो पीपल्स हैं वो जो नेचर को एज अ गॉड वर्शिप करते हैं और उसका कंजर्वेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे जो रीजनल जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। जैसे झारखंड में है उसको सरूल बनाया जाता है, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज।
फिर नाउ विल सी कि इंडिया में जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वो कौन है। सो लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया वो हैमिश नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में लोकेटेड है, और ये ग्लोबली फेमस है फॉर इट्स स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट तुम्हारा कि फ्रेस जो फर्स्ट मराइन नेशनल पार्क इंडिया का कौन है। सो फर्स्ट नेशनल मराइन पार्क है वो तुम्हारा लोकेटेड है गल्फ ऑफ कच्छ में। ठीक है, तो ये अगर गुजरात देखोगे तो गुजरात का ये इधर आता है गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, इस एरिया को गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं। सो ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ कंट्री कौन है, तो ये है तुम्हारा कैबुल लैमजो नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में लोकेटेड है। आप देख सकते हो यहाँ लॉकटेक लेक भी है। ये है तुम्हारा वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो कि लॉकटेक लेक में लोकेटेड है। फिर ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया अगर आप देखोगे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। इसको 1936 में बनाया गया था। ठीक है, सो ये स्टेट वाइज दिया गया है कि कौन कौन से नेशनल पार्क किस किस स्टेट्स में लोकेटेड है। जैसे आप देखोगे हिमाचल प्रदेश में इतने इतने 5 है नेशनल पार्क्स। फिर उत्तराखंड में जैसे जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। फिर मणिपुर में जैसे मैंने बोला कि कैबुल एमजीओ, फिर सिरदी है। तो ये सभी जो नेशनल पार्क्स है आप देख सकते हो स्टेट वाइज दिया गया। सो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग कवर करेंगे ये अंडमान एंड निकोबार। सो ये जितने भी नेशनल पार्क्स हैं ना उसको हम लोग अभी कवर कर लेंगे नेशनल पार्क्स को। फिर हम लोग स्टेट वाइज कवर करेंगे। जैसे फिर हम पहले हम लोग जम्मू और कश्मीर को कवर करेंगे, फिर राजस्थान को कवर करेंगे, फिर मध्य प्रदेश को कवर करेंगे। तो ऐसे स्टेट वाइज को हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी है ना उसको हम लोग कवर कर लेंगे। सो और ये मैप वाइज है तुम्हारा कि मैप वाइज अगर आप देखना चाहते हो कि नेशनल पार्क्स मैप वाइज देखने में फ़ायदा ये होता है कि मान लो आप ये दक्षिणगम नेशनल पार्क है। सो आपने मैप में देख लिया कि दक्षिणगम नेशनल पार्क इंडिया के जो टॉप में JNK में लोकेटेड है। अब मान लो एग्जाम में ये आता है कि दक्षिणगम नेशनल पार्क आर लोकेटेड इन केरला और अदर स्टेट लाइक मध्य प्रदेश। सो आप मैप से आप याद रखोगे कि दक्षिणगम नेशनल पार्क इंडिया के सबसे टॉप में है। कौन से स्टेट में है आपको नहीं मालूम, लेकिन ये पता है कि दक्षिणगम नेशनल पार्क सबसे टॉप में है। और टॉप में मतलब JNK में होगा, तो ये MP में नहीं होगा, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज़ वाई वी आर हमको मैप भी याद करना कि कौन से जो नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, कहाँ लोकेटेड है। एक आइडिया होना चाहिए कि ये जो है यहाँ लोकेटेड है। दक्षिणगम बोलूँगा तो मैं ये याद होना चाहिए कि हाँ ये JNK में लोकेटेड है। अगर मैं बोलूँगा कि कैबुल लैमजो नेशनल पार्क है तो ये याद होना चाहिए कि ये नॉर्थ ईस्ट के एरिया में है। ठीक है, एरिया कम से कम याद रहना चाहिए कि आप फिर ये कर सकते हो कि अगर नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट दिया होगा जिसकी मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, तो आप अगर इसमें चुनना तो आप कम से कम कर सकते हो कि हाँ नहीं नॉर्थ ईस्ट में आंध्र प्रदेश में मतलब अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये तुम्हारा इसमें यहाँ पर ये मणिपुर में है। ठीक है, और ये साउथ इंडिया स्टेट्स के सम ऑफ द नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, जैसे ये उड़ीसा के भितरकनिका नेशनल पार्क्स, फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क्स है। सो आज हम लोग ये कवर करेंगे अंडमान एंड निकोबार के जितने भी नेशनल पार्क्स है। ठीक है ना, सैडल पिक नेशनल पार्क, रानी झांसी मराइन नेशनल पार्क्स। ठीक है, महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क्स। ठीक है, सो ये सभी नेशनल पार्क्स आज हम लोग कवर कर लेंगे। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जितने भी नेशनल पार्क्स को हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहला है तुम्हारा कैंपबेल बे नेशनल पार्क। ठीक है, सो ये जो लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ ग्रेट निकोबार। ठीक है, सो ग्रेट निकोबार सो अंडमान एंड निकोबार दो आइलैंड्स डिवाइडेड है। तुम्हारे देखो ये अंडमान है और ये निकोबार है। सो ग्रेट निकोबार ये जो यहाँ लोकेटेड है, यहाँ ये नेशनल पार्क लोकेटेड है, जिसको बोलते हैं कैंपबेल बे नेशनल पार्क। और ये लार्जेस्ट निकोबार आइलैंड है जो उसमें लोकेटेड है, जो कि 190 किलोमीटर है और डिस्टेंस फ्रॉम द सुमात्रा। ठीक है, सो इट वाज गेजेटेड एज अ नेशनल पार्क इन 1982 एंड फॉर्म द पार्ट ऑफ ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। सो यहाँ जो ग्रेट निकोबार है, ठीक है, यहाँ ग्रेट निकोबार में ये पाया जाता है, इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का वन ऑफ द पार्ट है तुम्हारा कैंपबेल नेशनल पार्क, कैंपबेल बे नेशनल पार्क। ठीक है, सो जैसा मैंने बोला कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कोई एरिया अगर कोई सेंचुरी है उसका पार्ट हो तभी उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर उसका पार्ट नहीं भी है तो उसको नेशनल पार्क हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। तुम्हारा दूसरा एक गालाथी नेशनल पार्क है जो कि लोकेटेड है ऑन द आइलैंड ऑफ ग्रेट निकोबार। ठीक है, इन द निकोबार आइलैंड। ठीक है, जो कि इंडियन ओशन में पाई जाती है। और इसमें तुम्हारा जो एरिया वो तुम्हारा 110 स्क्वायर किलोमीटर में ये स्प्रेड है। और इसको जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1982 में हुआ था।
ठीक है। सो गैलथी जो नेशनल पार्क्स है फॉर्म द पार्ट ऑफ ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। सो जैसे मैंने बोला कि ये जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है इसका पार्ट है ये गैलथी नेशनल पार्क, ठीक है। और इसमें अगर देखोगे तो बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर फ्लोरा में आप देखोगे तो इसमें तुम्हारा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो भी फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं, मॉइस्ट फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। और फौना में अगर देखोगे तो यहाँ बहुत सारे एनिमल्स स्पीसीज पाए जाते हैं, जैसे जाइंट रॉबर क्रैब है, ये जैसे जाइंट रॉबर क्रैब है, फिर मेगापोंडा है, फिर तुम्हारा निकोबार पिजन है, जैसे ये, तो ये सही फौना पाए जाते हैं, ये ग्रेट निकोबार है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क, ठीक है। सो महात्मा गांधी नेशनल पार्क जो कि नेशनल पार्क है वो लोकेटेड तुम्हारा अंडमान आइलैंड में, जो कि नियर है तुम्हारा वंडूर, ठीक है। और इट बिलोंग्स टू साउथ अंडमान एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सो साउथ अंडमान, जिससे मैंने बोला कि अंडमान है निकोबार है, तो ये जो अंडमान का जो साउथर्न पार्ट है, ये जो आप देख सकते हो इसमें देखो, जैसे ये अंडमान है, ये नॉर्थ अंडमान है, ये मिडिल अंडमान है, ये साउथ अंडमान है। और साउथ अंडमान के यहाँ पर आप देखोगे तो ये है तुम्हारा महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क। तो ये साउथ अंडमान जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट है उसका पार्ट है तुम्हारा ये महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क, ठीक है। So the park was created in May 24th May 1983 under the Wildlife Protection Act of 1972. So Wildlife Protection Act 1972 में इसको क्रिएटेड किया गया था 1983 में, to protect marine life such as corals and nesting sea turtles, ठीक है। सो corals है, फिर sea turtles है, इन सभी जो marine organism है उनके प्रोटेक्शन के लिए अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1983 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। द आइलैंड बिलोंग टू रूथलैंड आर्चोपोलॉजी and are located between the Rutland Island and the South Andaman Island, ठीक है। सो Rutland Island और South Andaman Island इनके बीच ये लोकेटेड है, और ये पार्ट है तुम्हारा Rutland आर्चिपोलॉजी। आर्चिपोलॉजी बेसिकली होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, सो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्चिपोलॉजी बोलते हैं। और इसमें तुम्हारा देखो इकोसिस्टम में, तो आप अगर देखोगे यहाँ के इकोसिस्टम में, तो यहाँ बेसिकली मराइन इकोसिस्टम पाई जाती है, क्योंकि ये मराइन नेशनल पार्क है। तो मराइन नेशनल पार्क में क्या क्या पाया जाएगा, जो भी मराइन ऑर्गेनिज्म है, जैसे कोरल्स हो गए, फिर अदर जो भी स्मॉल फिशेस हैं, ठीक है। सो ये सभी पाई जाती हैं। तो कोरल रिफ्स बेसिकली क्या होती है, तो कोरल रिफ्स जो कि होती है वो बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। इसमें यहाँ पे जो पाई जाती है वो फ्रिंजिंग रिफ पाई जाती है, ठीक है। तो कोरल जो रिफ बनाती है वो 4 तरह की होती है, ठीक है। पहले जैसे मान लो ये एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है, ये वॉल्केनो, तो अगर इसको चारों एरिया से अगर कोई कोरल्स घेर लेती है इस एरिया को, यहाँ ये, तो इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग रिफ। फिर अगर ये थोड़ा जो ये अगर ये थोड़ा सबमर्ज हो जाता है थोड़ा एरिया इसका वॉल्केनो का, तो ये इसको बोलते हैं बैरियर रिफ, ये एक बैरियर टाइप का क्रिएट कर लेती है, ठीक है। और अगर ये जो वॉल्केनो अगर पूरा सबमर्ज हो जाता है तो इसको एटोल बोलते हैं। एटोल में क्या होता है, ये जो वॉल्केनो वो अंदर सबमर्ज हो गई है, लेकिन ये जो रीफ बना था ये अभी भी ऊपर में है, तो ये केवल एक सर्कल के जैसा दिखता है, ठीक है। इसको एटोल बोलते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा माउंट हैरियत नेशनल पार्क, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1969 में। और माउंट हैरियत जो कि विच इज़ द पार्ट ऑफ पार्क, जो कि 3rd लार्जेस्ट पीक है ऑफ अंडमान एंड निकोबार आर्कियोलॉजी का, वो तुम्हारा जो नेक्स्ट ऑफ सेटल पीक एंड नॉर्थ अंडमान एंड माउंट तुलेर के इन ग्रेट निकोबार, ठीक है। सो माउंट हैरियत विच इज़ द पार्ट ऑफ पार्क इज द 3rd हाइस्ट पीक है ऑफ अंडमान एंड निकोबार आर्कियोलॉजी, ठीक है। और नेक्स्ट टू सेटल पीक जो कि तुम्हारा 2402 फीट का है, जो कि लोकेटेड है नॉर्थ अंडमान में, एंड माउंट थुलियर जो कि ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है, जो कि इसका हाइट है 1864 फीट, ठीक है। सो द पार्क वेल नोन फॉर दिस फॉरेन स्पीसीज एंड अंडमान वाइल्ड लाइफ पिग्स, फिर तुम्हारा साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, रोबर कर्व्स, ठीक है। सो द पार्क इज ऑल्सो बटरफ्लाई हॉटस्पॉट। सो इस एरिया में बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं, जैसे अंडमान के वाइल्ड पिग्स होते हैं। अगर इसका कंजर्वेशन स्टेटस आप देखोगे तो ये लिस्ट कॉन्सर्न में है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था कि जो IUCN ये बुक पब्लिश करती है, रेड डाटा बुक, उसमें स्टेटस दिया जाता है कंजर्वेशन स्टेटस, तो यही कंजर्वेशन स्टेटस होता है। जैसे आप यहाँ देखोगे तो लिस्ट कॉन्सर्न है, ठीक है। फिर यहाँ तो देखोगे क्रिटिकल इंडेंजर्ड होती है, ठीक है, इंडेंजर्ड होती है, वल्नरेबल होती है, ठीक है।
तो ये सभी स्टेटस दिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे यहाँ कौन कौन से पाए जाते हैं फौना, जैसे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स है, ये आप देख सकते हो। फिर कोकोनट क्रब्स हैं, जिससे इसका कंजर्वेशन स्टेटस आप देखो तो ये वल्नरेबल है। ये तुम्हारा साल्ट वाटर क्रोकोडाइल को देखो तो ये लीस्ट कॉन्सर्न है, ठीक है। और माउंट हैरियत नेशनल पार्क फेमस है फॉर इट्स बटरफ्लाई हॉटस्पॉट, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे काइंड ऑफ बटरफ्लाई पाए जाते हैं, ठीक है। और ये ना तुम्हारा ये माउंट हैरियत नेशनल पार्क जो कि पोर्ट ब्लेयर में पाया जाता है, उसका ये मैप दिया गया और इमेज है। और रुपी जो 20 है, 20 रुपीज़ की जो नोट है, उसमें इसी का पिक्चर दिया गया है, पोर्ट ब्लेयर, ये जो माउंट हैरियत नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा रानी झांसी मराइन नेशनल पार्क, और इस जो कि इसको इट वाज फाउंडेड इन 1986 एंड कवर्स द एरिया ऑफ 256 किलोमीटर, ठीक है। सो इट कमेमोरेट लक्ष्मीबाई। सो लक्ष्मीबाई जो इंडियन फ्रीडम फाइटर थी, सो उनको कमेमोरेशन में ये रानी झांसी मराइन नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किया गया था। और रानी झांसी जो कि ये जो अगर देखोगे ये जो नेशनल पार्क है, ये वन ऑफ द पार्ट है ऑफ द रिडची आर्चिपेलागो, ठीक है, जो कि लोकेटेड है तुम्हारा पोर्ट ब्लेयर में। और यहाँ बहुत सारे कोरल रीफ पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फोनाज हैं, फ्लोराज हैं, आप अगर देखोगे तो ऐसे फोना में अगर देखोगे तो यहाँ अंडमान वाइल्ड पिग मिलती है, फिर अंडमान हिल माइन मिलती है, फिर अंडमान इंपीरियल पिजन्स, ये है तुम्हारा पिजन्स, फिर वाटर डॉल्फिन्स मिलती है, ठीक है, ये डॉल्फिन्स है, वेल्स है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, ठीक है। सो ये एशियन, ये तुम्हारा देखते हो एशियन वाटर मॉनिटर है तुम्हारा, ठीक है। तो ये सभी पाए जाते हैं। इसका इसका कंजर्वेशन स्टेटस देखोगे तो ये लिस्ट कॉन्सर्न है, ठीक है। और ये कोरल रीफ्स है, कोरल रीफ्स ऑफ रानी झांसी मराइन नेशनल पार्क्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने अंडमान एंड निकोबार के जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है उसको कवर करा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अदर स्टेट्स को कवर करेंगे, ठीक है। सो लाइक हम लोग JNK को पहले कवर करेंगे, हम लोग ऊपर से होते हुए नीचे आएंगे, ठीक है। सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग अस। सो थैंक यू।